तो स्टार्ट करते हैं। जो लोग ज्वाइन कर रहे हैं बीच में, ठीक है, ज्वाइन कर ले दीजिए। अच्छा, स्टार्ट करते हैं हम लोग। आज चौथा दिन है। आईटीआर वाला लंबा चलने वाला आप लोग को, आप लोग थोड़ा ध्यान से देखिएगा। आईटीआर फाइलिंग वाला लंबा चलने वाला है, ठीक है। शायद क्लास बढ़ाना पड़ेगा, तो दो की जगह तीन करना पड़ेगा, खत्म नहीं कर पाएंगे टाइम। अच्छा, आईटीआर फाइलिंग का हम लोग, आईटीआर फाइलिंग सैलरी होल्डर वाला लास्ट लेक्चर में हम लोग कंप्लीट किए थे, ठीक है। वो शायद खाली ये दिखाने के लिए आप लोगों को इंटरेस्ट की, आईटीआर में थोड़ा सा इंटरेस्ट आप लोग लाइए, इसलिए आपको ऑनलाइन पोर्टल में हम लोग दिखाए थे। आज हम लोग बेसिक से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आईटीआर फाइलिंग के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, फर्स्ट चीज। और ये मैं आप लोग नोट करने का कोई जरूरत नहीं है, मैं पहले बोल देता हूँ। ये मैं डाटा पोर्टल में मैं अपलोड कर दूंगा पीडीएफ में, और जहाँ पे वेबसाइट है हम लोग का। आईटीआर फाइलिंग के लिए हम लोग को क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, ओके। इससे स्टार्ट करते हैं हम लोग। फर्स्ट हमको चाहिए पैन कार्ड, ठीक है। पैन कार्ड मस्ट। उसके बाद आधार कार्ड, राइट। उसके बाद आधार कार्ड मस्ट बी लिंक्ड विथ पैन कार्ड। आप लोग किसका भी आईटी फाइल करेंगे या खुद का भी आप लोग करेंगे, आधार और पैन कार्ड मस्ट बी लिंक्ड, लिंक होना चाहिए। उसके बाद बैंक अकाउंट डिटेल्स, बैंक अकाउंट डिटेल्स में अकाउंट स्टेट नंबर, आईएफसी कोड और बैंक नेम, ठीक है। ये तीनों होना चाहिए। मतलब कोई अगर क्लाइंट आपको दिया है बैंक अकाउंट जिसमें आईएफसी कोड नहीं दिख रहा है, तो नहीं होगा। आप क्लाइंट से फिर से दोबारा मांगे कि हमको आईएफसी कोड चाहिए, बैंक का नेम प्रॉपर चाहिए और अकाउंट नंबर भी प्रॉपर चाहिए, ओके। रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी लिंक्ड विद इनकम टैक्स पोर्टल, वो तो आप जब इनकम टैक्स पोर्टल में रजिस्ट्रेशन करेंगे तब तो आप लोगों को मैंडेटरी आपको वो दिखाई देगा। अच्छा, नेक्स्ट है सैलरी इनकम। अगर सैलरी पर्सन का आप कर रहे आईटीआर फाइलिंग, तो फॉर्म 16 मैंडेटरी। मैंने पहले भी बोला था, अभी फिर से बोल रहा हूँ, फॉर्म 16 मैंडेटरी, ठीक है। बिना फॉर्म 16 का आप सैलरी होल्डर इनकम का आईटीआर फाइलिंग नहीं कर पाएंगे, ओके। सैलरी स्लिप ऑप्शनल है, कभी कभी कोई मांग लेता है, लेकिन वो ऑप्शनल है। ये लेने से आपको, सैलरी स्लिप लेने से एग्जैक्ट सैलरी कितना आ रहा है वो आपको मैच कर जाएगा, लेकिन वो ऑप्शनल है, इसका कोई जरूरत है नहीं, ठीक है। हाउस प्रॉपर्टी इनकम, कस्टमर का अगर हाउस प्रॉपर्टी इनकम है तो रेंटल इनकम डिटेल्स चाहिए कि कितना पैसा आ रहा है, उसका डिटेल्स कस्टमर को देना पड़ेगा। इंटरेस्ट सर्टिफिकेट फॉर होम लोन, अगर वो प्रॉपर्टी होम अगर लोन पे है तो इंटरेस्ट सर्टिफिकेट आपको चाहिए फॉर आईटीआर फाइलिंग के लिए। सेकेंड है म्यूनिसिपल टैक्स पेड, मैंने लास्ट लेक्चर में आपको दिखाया था प्रैक्टिकल कि टैक्स जो वो पे कर रहा है उस प्रॉपर्टी के ऊपर म्यूनिसिपैलिटी को या पंचायत को, तो उस टैक्स का रिसिप्ट चाहिए, अंडरस्टूड। ऐसे नहीं आपको मुंह पे बोल दिया कि आप उसका फाइलिंग कर रहे हैं, ऐसे नहीं आपको मुंह पे बोल दिया कि मेरा 2,000 रुपए टैक्स हम पेड किए हैं। मुंह पे बोलने से कुछ नहीं होता है। आप कस्टमर को आपको मांगना है, हमको उसका रसीद चाहिए। वैसे आप फाइलिंग कर देंगे, कल के डेट में कुछ भी उल्टा पुल्टा होता है तो आपको वही कस्टमर आके पकड़ेगा, भाई तुम मेरा आईटी फाइल में गड़बड़ कर दिया, ओके। थर्ड है, अगर बिजनेस और प्रोफेशन में है, मतलब बिजनेसमैन का अगर आप आईटी फाइल कर, जो कि हम लोग इसके बाद हम लोग सीखेंगे कि बिजनेस इनकम का आईटीआर फाइलिंग होता है बिजनेस होल्डर का, तो उसमें हमको क्या चाहिए, प्रॉफिट और लॉस का स्टेटमेंट चाहिए, पीएल बैलेंस शीट का स्टेटमेंट,
पीएल बैलेंस शीट का स्टेटमेंट खाली आप जान लीजिए चाहिए, पीएल बैलेंस शीट का स्टेटमेंट कहाँ से निकलता है, वो हम लोग जब अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में काम करेंगे जोहो और व्यापार में, तब हम लोग देखेंगे पीएल प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट कैसे निकलता है। ठीक है, इसमें कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं है, जस्ट ये सिस्टम ऑटोमेटिकली आपको निकाल के दे देगा कि पीएल स्टेटमेंट है इस कस्टमर का, इस साल का ये है पीएल स्टेटमेंट। फिर बैलेंस शीट, बैलेंस शीट भी आपको आप एक्सेल में बना सकते हैं, लेकिन आपको कोई भी एक्सेल वाला काम, मैनुअल काम नहीं करना है। ये भी आपको जो हो व्यापार या फिर अगर कोई टैली में अगर काम कर रहा है तो टैली ये लोग बना के दे देता है बैलेंस शीट। इसमें भी आपको कुछ भी आपको ज्यादा माथापच्ची नहीं करनी। वो पुराने जमाने में होता था जब नॉर्मली एक्सेल में टाइप करके सब बैलेंस शीट बनाया जाता था। समझ गए आप लोग? अभी दुनिया अपडेट हो चुका है, हमको दुनिया का अपडेट के साथ चलना है। ठीक है, तो आज के डेट में कोई भी बैलेंस शीट प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट हाथ से नहीं बनाता। एक जमाना था जब सीए लोग अपना क्लाइंट को बैलेंस शीट प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट हाथ से बना के देता था। हाथ से मतलब एक्सेल में, कंप्यूटर में हाथ से टाइप करके डिटेल्स डाटा देख देख के पुट करके बनाता था। आज का डेट में ऐसा कोई नहीं करता है, सब ऑटोमेट हो गया है। ठीक है, कैपिटल गेन, सेल और परचेज डिटेल्स। अगर कस्टमर ने कुछ भी क्लेम कर रहा है कि इस साल मैंने इतना का शेयर खरीदा है, शेयर सेल किया है, म्यूचुअल फंड मैंने परचेज किया, म्यूचुअल फंड मैंने सेल किया, तो उसका डिटेल्स भी उसको देना पड़ेगा। हालांकि इसका डिटेल्स सिस्टम में ऑटोमेटिकली दिखाएगा, लेकिन आपको वेरीफाई करने के लिए उसका डिटेल्स आपको लेना पड़ेगा कस्टमर को। अगर कोई प्रॉपर्टी उसने खरीदी इस साल या प्रॉपर्टी को उसने सेल किया है, तो उसका भी डिटेल्स आपको कस्टमर से लेना पड़ेगा। ठीक है, क्रिप्टो और डिजिटल एसेट, अगर किसी का क्रिप्टो या वर्चुअल कोई भी ऑनलाइन गेमिंग वगैरह में वो पैसा जीता है, पैसा अर्निंग हुआ है, गेन हुआ है, क्रिप्टो करेंसी खेल कर कुछ गेनिंग हुआ है, तो उसका भी स्टेटमेंट चाहिए। जो ऐप से उसने खेला है या कि जो भी क्रिप्टो का ऐप उसने यूज किया है करके क्रिप्टो गेन किया है, वहीं पे उसको कस्टमर का स्टेटमेंट भी निकल जाएगा कि इतना पैसा इतने अर्न किया है, इस गेन किया है। और भी दूसरा अगर कोई कैपिटल गेन उसको हुआ है, कोई ब्रोकर या एमसी कंपनी से अगर उसने कुछ भी सेल किया है, ब्रोकरेज की इनकम किया है वो करके, तो वही ब्रोकरेज कंपनी से उसको स्टेटमेंट मिल जाएगा, जो कि कैपिटल गेन स्टेटमेंट हमको चाहिए आईटीआर फाइलिंग के लिए उसका। ओके, उसके बाद अदर्स इनकम, सेविंग्स अकाउंट का जो इंटरेस्ट सर्टिफिकेट है या सेविंग्स बैंक का जो इंटरेस्ट है उसको भी हमको चाहिए। एफडी आरडी का इंटरेस्ट चाहिए, सर्टिफिकेट, डिविडेंड इनकम चाहिए, एनी अदर टैक्सेबल इनकम अगर कुछ है तो। अच्छा, अगर आप लोग ओल्ड टैक्स रेजिम में अगर किसी कस्टमर का फाइलिंग करेंगे तो देख लीजिए आप लोग, ये मैं पीडीएफ अपलोड कर दूंगा। तो एल आई सी, एएलएस, हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम, ये सारा कुछ चीज का, सारा सब कुछ का डिटेल्स उसको देना पड़ेगा। ओके, टैक्स पेड डिटेल्स, अगर उसने कुछ भी पिछला साल टैक्स पेड करके रखा है, टीडीएस, सेल्फ असेसमेंट टैक्स, एस एडवांस टैक्स, तो उसका भी स्टेटमेंट चाहिए। एआईटीएस का स्टेटमेंट कैसे निकालते हैं हम इसको अभी डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये चाहिए। अगर कोई फॉरेन इनकम है, क्रिप्टो ट्रांजैक्शन हुआ है, एनआरआई बैंक अकाउंट है, तो उसका भी डिटेल्स कस्टमर को देना पड़ेगा। ठीक है, बाकी ये कुछ कुछ चीजें हैं जो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस किए कि रेसिडेंशियल स्टेटस ये कैसे होता है। तो एक बेसिक था कि आईटीआर फाइलिंग के लिए हमको क्या क्या डिटेल्स चाहिए, ये मैं वहां अपलोड कर दूंगा। ये लोग आप लोग खुद से इसको आप लोग स्टडी करके देख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है, ये आप लोगों को एक्सेल दिख रहा है, ये आप लोगों को एक्सेल दिख रहा है, ये एक्सेल मैंने बनाया आप लोगों के लिए। ठीक है, ये एक्सेल मैंने आप लोगों के लिए बनाई, ये मैंने अपलोड भी कर दूंगा और मैं इसको ग्रुप में भी दे दूंगा। ठीक है, जो लोग अभी भी देख रहे हैं कि अभी तक कोई प्लान में नहीं है, मैं उन लोगों के लिए भी दे दूंगा, ये मैं डिस्कस कर लिया ऑलरेडी।
या एक्सेल में देखिए टैक्स रेट, मैंने एक्सेल डिटेल्स आप लोगों के लिए बनाया टैक्स रेट, ठीक है। ओल्ड रिजीम में 12,500 तक रिबेट है, ओके, 12,500 तक रिबेट है। और आपका न्यू रिजीम में 60,000 का आपका रिबेट है, अंडरस्टूड, अप टू 12 लाख रुपए तक। 12,500 तक ओल्ड टैक्स रिजीम में रिबेट है जिसका इनकम 5 लाख तक है, और न्यू टैक्स रिजीम में 60,000 का रिबेट है जिसको इनकम 12 लाख रुपए तक है, ठीक है। इसके साथ क्या है, एडुकेशनल सेस 4%, हम लोग पहले देखे थे कि जो एडुकेशनल सेस 4% वो लगता है, ठीक है। और यहाँ पे कुछ मैंने बना दिया, आप लोग एक बार देख लीजिएगा। 50 लाख तक 1 करोड़ सर्चार्ज, अगर किसी का 50 लाख के ऊपर इनकम है तो उसको एडिशनल एक सर्चार्ज देना पड़ता है 10%। अगर किसी का इनकम 1 करोड़ से 10 करोड़ 2 करोड़ तक है तो उसको 15% एक्स्ट्रा देना पड़ता है, मतलब 30% देने के बाद भी। अगर किसी का इनकम 2 करोड़ एंड अबव है उसको एडिशनल 25% देना पड़ता है, सर्च चार्ज रेट है। मतलब यहाँ पे जो आप रेट देख रहे हैं, किसी जिसका 24 लाख के ऊपर इनकम है उसको 30% टैक्स देना पड़ता है। इसको छोड़ के एडिशनल जिसका 50 लाख से 1 करोड़ तक इनकम है उनको टैक्स छोड़ के भी एक सरचार्ज रेट देना पड़ता है, वो है 10%, ठीक है। जिसका 1 करोड़ से 2 करोड़ है उसको 15%, किसी का 2 करोड़ से ये आप लोग देख लीजिएगा एक बार, मैं एक्सेल अपलोड कर दूंगा, बहुत ही ईजी है। जैसे मैंने यहाँ डिटेल्स पुट कर दिया है कि ओल्ड टैक्स रिजीम में क्या स्लैब है, ओके, इनका ये 60 इयर्स तक है, उनको इतना इतना टैक्स तक इतना रेट में बन रहा है, और जिनका 60 से ग्रेटर देन है उनको इतना तक बन रहा है, ठीक है। 5 से 10 लाख का इतना, ठीक है। और न्यू टैक्स रिजीम में ये परसेंटेज है, ठीक है। हम लोग पहले भी डिस्कस किए थे, अब फिर से हम इसको दिखा दिए कि ये ही आपका टैक्स स्लैब है, ओके। डिडक्शन में हम लोग आते हैं। यहाँ पे एक चीज आप लोग ध्यान से देखिए, डिडक्शन। डिडक्शन में मैंने यहाँ मेंशन कर दिया है कि कौन सा डिडक्शन कौन सा रिजीम में अलाउड है, कौन सा रिजीम में नॉट अलाउड है। यहाँ आप लोग देख सकते हैं जितना सारा डिडक्शन है यहाँ पे न्यू रिजीम में सब कोई मैक्सिमम आपका नॉट अलाउड हो गया है, ठीक है। क्या बोले, नॉट अलाउड हो गया है, ओके। इसको छोड़ के क्या है, स्टैंडर्ड डिडक्शन बोल के एक है आपका, 75,000 हम लोगों को न्यू टैक्स रिजीम में रिबेट मिलता है, ओके। और अगर किसी का आपका कोई क्लाइंट है, ये आपको डाटा आपको काम में आएगा। अगर किसी का टैक्स का प्लानिंग है तो ये डिटेल्स, ये चीजें हम लोग को चाहिए होता। जैसे अगर कोई ओल्ड रिजीम में है तो उसको कौन सा सेक्शन में वो कितना कितना उसको माइनस होगा, ये डिटेल्स एक है। हालांकि ये डिटेल्स आपको शुरू में आपको कुछ काम का नहीं है, लेकिन ये आपको जानना है। ये आपको जब आपके पास कोई बड़ा क्लाइंट आ जाएगा या फिर कोई क्लाइंट का जिसका बहुत सा इन्वेस्टमेंट चल रहा है लेकिन उसको ओल्ड रिजीम में ही करना है, तो उस केस में आपको ये सब डिटेल्स एक एक करके पुट करना है कि कौन सा सेक्शन में कितना अमाउंट एलिजिबल है। जैसे मेडिक्लेम इंश्योरेंस में 25,000 है। जैसे आपको ट्रीटमेंट ऑफ स्पेशल अलाइनमेंट, मतलब कोई अगर आपका स्पेसिफिक डिजीज है तो 80 DD में आप 40,000 तक आप ले सकते हैं, ठीक है। एजुकेशनल लोन में कोई लिमिट नहीं है। एजुकेशनल लोन अगर आपका चल रहा है तो उसका जितना इंटरेस्ट है सारा इंटरेस्ट माइनस होता है। ओल्ड रिजीम का मैं बात करूँ ये, ठीक है, टैक्स प्लानिंग डिडक्शन में, ठीक है। अब आप लोग बोलिए, आप लोगों को यहाँ पे कौन सा सवाल है। मैं इसको ओपन ही सर रखता हूँ। हम्म। सर सरचार्ज क्या होता है सर, जो 50 सरचार्ज लाख मतलब अब बता। एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा जो आप टैक्स दे रहे हैं उसको छोड़ के और चार्जेस।
मतलब जो सर उसको 20 छोड़ लाख के। अबव, मतलब सर जो 20 हम्म लाख अबव का जो टैक्स है वो देने के हम्म बाद इसका 50 अबव सैलरी है, 50 लाख अबव उस मान एडिशनल लीजिए चार्ज होगा। मान लीजिए किसका इनकम है आपका टोटल, आपका आफ्टर डिडक्शन आपका हो रहा है 60 लाख, 60 लाख। ठीक है, ठीक है। तो 60 लाख अगर उसका इनकम है, तो 24 लाख के ऊपर तो उसको 30% लग रहा है। जो सैलरी इनकम है, 30% लग रहा है। 30% छोड़ के भी एडिशनल उसको एक सरचार्ज रेट देना पड़ेगा, 10%। मतलब जितना टैक्स बन रहा है उसका 10%। मान लीजिए उसका टैक्स बना है आपका 6 लाख रुपए, मान लीजिए। ठीक है, 6 लाख। तो 6 लाख का एडिशनल 10% सरचार्ज देना पड़ेगा, मतलब 60,000। जितना टैक्स बना है उसका 10%, टोटल इनकम का 10%। और कुछ इसमें? ये वाला मैं आप लोगों को ग्रुप में दूंगा, इसको आप लोग बढ़िया से स्टडी कीजिएगा, ठीक है। ओके, आपको बढ़िया से इसको स्टडी करना है कि कौन सा क्या टैक्स रिजिम में कौन सा क्या डिडक्शन है। आपको आराम से इसको स्टडी करना है, और कौन सा सेक्शन कहाँ कहाँ अलाउड है, कहाँ कहाँ नॉट अलाउड। अंडरस्टूड? यहाँ पे यस सर। इतना तक कोई डाउट किसी को? हेलो। आईटीआर में क्या, हाँ बोलिए सर। बोले कि ये सैलाइड और बिजनेस होल्डर हम्म, के लिए सेम पैटर्न है, मतलब हाँ, सेम सिस्टम है सेम सर। सिस्टम है। द डॉक्यूमेंट्स जो यहाँ पे मैंने दिया है, यहाँ पे ये सब डॉक्यूमेंट्स एक सैलरी होल्डर के लिए भी चाहिए, ये आपका बिजनेस होल्डर के लिए चाहिए। लेकिन ये जो एक्सेल मैंने आप लोगों को यहाँ पे शो किया है, ठीक है, ये एक्सेल में जो आपका टैक्स रेट है वो सैलरी होल्डर के लिए भी जो है, बिजनेस होल्डर के लिए भी वही है। हाँ, लेकिन सैलरी होल्डर को 75,000 एडिशनल डिस्काउंट मिलता है, जो बिजनेसमैन को नहीं मिलता। वो मैंने फर्स्ट लेक्चर में आईटीआर का मैंने आप लोगों को दिखाया था। अगर आप वो वाला लेक्चर मिस कर गए, तो आप हम लोग का वेबसाइट में जाके वो रिकॉर्डिंग आप देख सकते हैं। और यहाँ पे ये वाला एक्सेल मैं ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा, ये वाला आपको ध्यान से थोड़ा सा स्टडी करना है। ओके, अच्छा। सेकंड, ये है आईटीआर फाइलिंग का एकदम ओरिजिनल साइट। ये साइट हम लोग कहाँ से आएंगे? हमको गूगल में जाना है, आईटीआर लॉगिंग में जाना, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, यहाँ पे हम लोग को आना है। ओके, यहाँ ऑप्शन हम लोग सब कुछ देख चुके थे, फिर भी मैं आपको एक बार इसको ब्रीफली दिखाता हूँ, इसमें हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। ओके, वेरीफाई पैन स्टेटस कर सकते हैं। अगर कोई किसी का पैन एक्टिवेट हो गया या डीएक्टिवेट है या एक्टिवेट है, यहाँ पे क्लिक करने से आपको दिखाई देगा पैन नंबर डालने से। जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे, आपका पैन कार्ड, डेट ऑफ बर्थ सब डालने से आपको दिखाई देगा कि पैन कार्ड एक्टिवेट है या नहीं है। ओके, इंस्टेंट ई पेन कैसे निकालता है, मैंने फर्स्ट डे लेक्चर में दिया था 1 महीना पहले। ओके, इनकम टैक्स कैलकुलेटर में आप लोग कोई भी कस्टमर का इनकम टैक्स कैलकुलेट कर सकते हैं। उसका पैन नंबर डाल के, उसका डिटेल्स यहाँ पे डाल के आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि इस कस्टमर का कितना टैक्स बन रहा है। ठीक है, जैसे
हम लोग एक एग्जाम्पल देख लेते। बिलो 60 ईयर रिजन टोटल टैक्सेबल इनकम एज पर द न्यू टैक्स रिजीम। मान लीजिए कैलकुलेटर में हम डालते हैं 12 लाख, ठीक है। ओल्ड टैक्स रिजीम में अलाउंस एग्जेम्पशन बिल मार के मान लीजिए उसको उसने इन्वेस्ट किया है टोटल 3 लाख रुपए उसने इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है। अंडरस्टूड ना। अच्छा, यहाँ पे पैन कार्ड एडवांस कैलकुलेटर में जाके देखते हैं। पैन कार्ड नंबर डालना पड़ेगा किसी का, नहीं तो ये काम नहीं करेगा। ठीक है, जो भी हो, अगर कोई कस्टमर आपके पास आएगा तो आप लोग इस ऑप्शन में जाके एक बार कस्टमर का पैन कार्ड नंबर और नंबर डाल के एक बार ट्राई करके देखिएगा। ये ऑटोमेटिक कैलकुलेट करके यहाँ बता देगा कि इस कस्टमर को कितना टैक्स देना है, ठीक है। हालांकि आप जब पोर्टल के अंदर जाके आप कैलकुलेट करेंगे तब भी आपको दिखाई देगा, लेकिन फिर भी ये जस्ट एक कैलकुलेटर दिया हुआ, इनकम टैक्स कैलकुलेटर बोल के यहाँ पे भी आप लोग पूछ सकते हैं। ओके, जैसे टैक्स कैलकुलेटर है, लिंक आधार स्टेटस, ठीक है। ये वाला ऑप्शन बहुत काम का है। जैसे कुछ दिन पहले आया था ना, पैन कार्ड आधार कार्ड लिंक करना अभी मैंडेटरी हो गया है। पैन कार्ड आधार कार्ड लिंक करना मैंडेटरी हो गया है। सब कोई भाग रहा था कि पैन कार्ड आधार कार्ड लिंक कैसे करें। तो यही ऑप्शन में जाके पैन कार्ड नंबर डालना है, आधार कार्ड नंबर डालना है, यहाँ पे क्लिक करना है, आप लोग को दिखाई देगा वो लिंक है या नहीं है। अगर लिंक नहीं है तो आपको नेक्स्ट ऑप्शन में जाके लिंक करना है। नेक्स्ट ऑप्शन में मैं दिखा देता हूँ, कैंसिल करके लिंक आधार। ओके, यह पैन कार्ड नंबर डालना है, आधार कार्ड नंबर डालना है, वैलिडेट करना है। आगे जाके आपको ईवीसी मतलब ओटीपी जाएगा, ओटीपी फिलअप करना है। ये ऑटोमेटिक पैन आधार लिंक हो जाएगा। और अभी तो आपका 1000 रुपये फाइन ले रहा है क्योंकि आप किसी का करने जाएंगे, अभी टाइम कवर हो गया है। अभी कोई कस्टमर पैन आधार लिंक करने जाएगा तो उसको 1000 रुपये गवर्नमेंट टैक्स फाइन ले रहा है। ओके, तो यहाँ जाके आप किसी क्लाइंट का पैन आधार लिंक कर सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्या देखते हैं, हम लोग लॉगिंग करेंगे। लॉगिंग, जैसे मैं अपना ही डालता हूँ। हम्म, ये देखिए हम लोग का ये ऑप्शन ओपन हो गया है, ठीक है। ओरिजिनल में यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, फॉर्म 26 AS हम लोग डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हम लोग को ये वाला ऑप्शन माई प्रोफाइल में जाके माई बैंक अकाउंट आप जो देख रहे हैं, यहाँ पे माई बैंक अकाउंट में आप अपना बैंक अकाउंट पहले आपको ऐड करना है, ठीक है। अगर कोई बैंक अकाउंट ऐड नहीं है तो आपको मैंडेटरी बैंक अकाउंट ऐड करना होगा। ओके, बैंक अकाउंट ऐड करने का फायदा क्या है, अगर जो भी आपका रिफंड बन रहा है वो रिफंड आपको इसी बैंक अकाउंट में आपका आएगा। ओके, क्या बोले हम, आपका जाके माई प्रोफाइल सेक्शन में जाके आपको पहले बैंक अकाउंट आप ऐड कीजिए जब भी कोई कस्टमर का आप आईटी फाइलिंग कर रहे हैं। उसके बाद ई फाइल इनकम टैक्स रिटर्न व्यू एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट, AIS एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट। इस ऑप्शन में आपको जब आप क्लिक कीजिएगा तब आपको ये वाला ऑप्शन ओपन होगा, ये वाला पेज। ओके, यहाँ पे देखिए दो ऑप्शन है, एक है टैक्स पेयर इंफॉर्मेशन समरी, एक है एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट, ठीक है। इस ऑप्शन में जाने से आपको सारा डिटेल्स दिखाई देगा
कि कितना आपका सैलरी हुआ है, कितना आपका पैसा जमा हुआ है, सारा कुछ आपको दिखाई देगा कि इस ऑप्शन में जाके। ओके, कोई भी कस्टमर का जैसे कोई कस्टमर का आप बोले ना कि हमको चेक करना है उसका डिटेल्स कितना हुआ, कितना उसने परचेस किया, म्यूचुअल फंड स्टेटमेंट, हाँ, म्यूचुअल फंड स्टेटमेंट उसने बाई किया है क्या, बाई किया है क्या, सेल आउट किया, एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट, यहाँ जाके सारा डिटेल्स, कस्टमर का सारा डिटेल्स यहाँ कैप्चर हो जाता है। ठीक है, कोई भी जहां जहां से पैसा आया है, सारा डिटेल्स ये देखिए, गवर्नमेंट के पास सारा डिटेल, जैसे मेरा सारा डिटेल्स पेज है, सारा डिटेल्स पेज गवर्नमेंट के पास। आप कौन सा पैसा कहाँ कहाँ ट्रांसफर किए, सारा डिटेल्स पेज है। पेमेंट ऑफ टैक्सेस अगर कुछ है, डिमांड रिफंड अगर कुछ मिला है आपको, सारा डिटेल्स आपको यहाँ पे फेच हो जाता है। अंडरस्टूड? यहाँ पे कुछ डाउट आईटी फाइल में? इनकम टैक्स पोर्टल में ये भाई, इनकम टैक्स पोर्टल स्टार्टिंग का जो थोड़ा सा मतलब स्टडी था, वो मैंने आप लोगों को दिखाया कि एक इनकम टैक्स पोर्टल में हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है, ये आप लोग जब अपना आपका है अगर आईटी फाइल, अगर आप इसमें लॉगिन करेंगे तो आपको यहाँ पे खुद का सारा डिटेल्स दिख जाएगा। आपको बस यहाँ पे अपना लॉगिन करके अपना डिटेल्स आपको अभी घर बैठे आपको चेक करना है। आपको चेक करना है कि मेरा क्या क्या डिटेल्स फेच हो रहा है, ये आपको खुद से एक्सपेरिमेंट करना है। यहाँ पे ऑप्शन है कि आप कोई भी जगह पे कोई भी ऑप्शन में जाके आप कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें कोई घबराने का चीज नहीं है कि मैं यहाँ क्लिक कर दिया, वहां क्लिक कर दिया, ये गलती हो गया, कुछ ऐसा चीज नहीं है। आराम से आप लोग आईटी फाइल वाला साइट अपना ओपन करके उसमें लॉगिन आईडी पासवर्ड क्रिएट करके अपना बना के आप लोग खुद जाके देखिए, एनुअल एआई स्टेटमेंट में जाके आपका सारा डिटेल्स वहां पे पैन कार्ड पे अगेंस्ट में सारा डिटेल्स वहां पे शो, कितना आपका बैंक में पैसा घुसा है, सैलरी कितना आपको इंटरेस्ट मिला है, सारा डिटेल्स वहां पे कैप्चर ऑटोमेटिकली फेच है। अगर कोई आप लोग नहीं देखे तो आप लोग इसको एक बार काइंडली देख लीजिए, फिर आपको समझ में आ जाएगा। तो कोई क्लाइंट का आप जब कोई आईटी फाइल बनाएंगे, इनकम टैक्स फाइल आप बनाएंगे इसका, तो आपको आईटी फाइल का सारा डिटेल्स आपको पता होना चाहिए। एक क्लाइंट का आप कहाँ से आईटी फाइल, फॉर्म 26 एएस कहाँ से निकालेंगे आप, ये सारा डिटेल्स आपको जानना चाहिए। यहाँ जाके ई फाइलिंग में जाके इनकम टैक्स में व्यू फॉर्म 26 एएस में क्लिक करने से आपको फॉर्म 26 एएस का साइट ओपन हो जाएगा। वहां आप फॉर्म 26 एएस आप डाउनलोड कर सकते हैं लास्ट ईयर, कि मेरा कोई कस्टमर का टीडीएस कितना कटा है। अंडरस्टूड? इसी तरह आप ई फाइल में जाके इनकम टैक्स में जाके व्यू एनुअल स्टेटमेंट, यहाँ जाके आप किसी का भी एनुअल स्टेटमेंट आप चेक कर सकते कि कोई भी साल का, देखिए यहाँ पे कोई भी साल का आप चेक कर सकते उस साल में उस पर्टिकुलर आदमी ने कितना इनकम किया है। हालांकि आप कोई कस्टमर का पुराना वाला थोड़ी देखेंगे, उसका देख के आपको क्या फायदा, लेकिन इस ऑप्शन में कस्टमर का कुछ कुछ ऑप्शन चीज कस्टमर भूल जाता है बोलने के लिए कि मेरा इतना इनकम है, इतना हुआ है, सब कुछ डिटेल्स याद नहीं रहता है। तो एज ए
टैक्स कंसल्टेंट आपको उसका डिटेल्स एक बार चेक करना होगा, ये सब कुछ ये ठीक ठाक दे रहा है कि नहीं दे रहा है, कोई मिस इन्फॉर्मेशन हो रहा है कि नहीं हो, ये आपको खुद से एक बार चेक करना होगा। अंडरस्टूड? तो हम लोग लर्निंग में हम लोग एक तो देख लेते हैं। एक एग्जांपल हम लोग न्यू टैक्स रिजीम का हम लोग देख, अच्छा हम ओल्ड टैक्स रिजीम में नहीं कर रहे हैं, नहीं दिखा रहा है, ये हम लोग लास्ट में देखेंगे, क्योंकि ये ओल्ड टैक्स रिजीम अभी मेजरली सब कोई इग्नोर कर रहा है, कोई कस्टमर ओल्ड टैक्स रिजीम इग्नोर कर रहा है, क्योंकि न्यू टैक्स और ओल्ड टैक्स में अभी इतना डिफरेंस हो गया है ना अमाउंट का। तो पहले आसपास में था तो अच्छा था, ये ओल्ड टैक्स रिजीम में थोड़ा सा ज्यादा इन्वेस्टमेंट मेरा दिखाने से टैक्स मेरा नील हो जा रहा है, तो ओल्ड टैक्स रिजीम उस टाइम सही था। अभी न्यू टैक्स रिजीम ओल्ड टैक्स रिजीम में बहुत सारा अंतर हो गया है, 5 लाख से 12 लाख तक, 5 लाख तक वो फ्री है, 12 लाख तक फ्री कर दिया। तो आज के डेट में कोई भी पुराना टैक्स रिजीम में नहीं रहना चाहता, ठीक है, उसमें लॉस है उसका। तो पुराना टैक्स रिजीम मैं अभी अभी आपको नहीं दिखा रहा हूँ, मैं थोड़े दिन बाद लास्ट में आईटीआर खत्म होने के दिन मैं कुछ इसमें दिखा दूंगा कैसे कैसे ओल्ड टैक्स रिजीम में काम होता है, ठीक है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ द नॉलेज और नथिंग एल्स। तो हम लोग ये वाला एक एग्जांपल लास्ट टू लास्ट डेट हम लोग किए थे, तो आज एक बार हम लोग इसको कर लेते हैं दोबारा। और मैं आप लोग को फिर भी बोला था कि ये वाला जो एक्सेल शीट है मैं आपको ग्रुप में दे दूंगा, और एक पीडीएफ वाला शीट है, इसको आपको स्टडी करना है कि कहाँ का कौन सा में कितना टैक्सेस है, और कुछ भी दिक्कत आ रहा है आप लोग व्हाट्सएप में हमको क्वेश्चन स्क्रीनशॉट लेके भेज सकते हैं, मैं आपको उसका रिप्लाई दे दूंगा। ओके, लेकिन ये ध्यान से आपको स्टडी करना है, ठीक है, ये आपका काम में आएगा इन फ्यूचर। तो हम लोग स्टार्ट टास्क में क्लिक किए, हम लोग को सिमुलेशन में प्लेटफॉर्म में आ गया है। जैसे देखिए यहाँ पे सब कुछ सेम टू सेम है। हम लोग को पहले क्या करना होगा, लॉगिंग, क्योंकि हमारे पास यूजर आईडी पासवर्ड है ऑलरेडी। पासवर्ड, अब क्या करना है, फाइल नाउ। हम लोग कब का फाइलिंग कर रहे हैं, 24-25, ये बैक डेटेड, मतलब ये हो गया है हमको नहीं, मतलब हम लोग को प्रैक्टिकल करने के लिए हम लोग देख रहे हैं। अभी तो 24-25 नहीं चल रहा है, अभी कितना चल रहा है बोलिए। 25-26। यस, अभी 25-26 ऐसे 25-26 नहीं, अभी आपका कितना चल रहा है, 26-27, 26-27 आने वाला है, सॉरी, हाँ 25-26 आपका चल रहा है, 26-27 आपका अप्रैल से चलेगा। तो हमको हाँ क्या करना है, असेसमेंट फाइल किया नाउ। था। हाँ, करंट ईयर 24-25 जो है इस एग्जाम्पल के उदाहरण से, ऑनलाइन हमको हमेशा चूज करना है, कंटिन्यू करना है, स्टार्ट न्यू फाइलिंग करना है, इंडिविजुअल करना है, और सैलरी होल्डर है आईटीआर 1 करना है, प्रोसीड विद आईटीआर 1। स्टार्टेड में क्लिक करना है, टैक्सेबल इनकम मोर देन बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट, ओके। पर्सनल इंफॉर्मेशन में क्लिक करना है, नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, पेंशन, स्टेट गवर्नमेंट, क्लिक करना है, और यहाँ पे कुछ नहीं करना है। अगर कस्टमर का कोई दूसरा बैंक है
यहाँ पे भी आप लोग उस बैंक को ऐड करके बैंक वैलिडेट आप कर सकते हो। ओके, दो ऑप्शन था। मैंने आप लोगों को दिखाया था कि स्टार्टिंग में जाके यहाँ ऑप्शन में जाके ये सिमुलेशन प्लेटफॉर्म में बोल के नहीं हो रहा है, जैसे ओरिजिनल प्लेटफॉर्म में जाके यहाँ जाके माई प्रोफाइल में जाके आप लोग बैंक अकाउंट ऐड कर सकते। नहीं तो यहाँ नीचे ऑप्शन है, जब आप लोग फाइलिंग करेंगे तब भी आप लोग ऐड बैंक यहाँ पे कर सकते। ओके, कंफर्म करना है। ग्रॉस टोटल इनकम हमको डालना है, ये स्किप द क्वेश्चन। ग्रॉस सैलरी हमको डालना है। ग्रॉस सैलरी कितना है, मतलब पेंशन को कितना मिला है, 4,83,500। और 83,500। ओके, डिडक्शन ले लिया ऑटोमेटिकली। हाउस होल्ड से उनको कुछ इनकम आ रहा है, ये हाउस होल्ड है उसका, नहीं कोई हाउस होल्ड इनकम नहीं है। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, इस ऑप्शन में जाके अगर उसका कोई इनकम अदर सोर्स क्या है, 6,200 रुपये उनको मिला है फिक्स डिपॉजिट से इंटरेस्ट। ये वाला फैमिली पेंशन से मिला है 3,000। फैमिली पेंशन, ये फैमिली पेंशन कितना मिला है, 3,000। 1,000 डिडक्ट कर दिया एज पर आईटीआर रूल, ऑटोमेटिक लगा, उसमें आपको कुछ नहीं करना। ओके, नेचर ऑफ एग्रीकल्चर इनकम उसका मैं देख रहा था। कस्टमर का अगर एग्रीकल्चर इनकम है 4,500, ये भी एग्जेम्प्ट में आएगा। और एक उसका एग्जाम इनकम है जो उनको कॉम्पेंसेशन मिला है उसका बैंक में, कितना, 13,500 रुपया महाराष्ट्र गवर्नमेंट से, उसको भी हमको ऐड कर देना है। कंफर्म हो गया, क्रॉस टोटल इनकम कंफर्म। डिडक्शन, डिडक्शन हम लोग क्या बोले, न्यू स्कीम में ओनली डिडक्शन क्या है, एनपीएस। ओके, इस केस में कस्टमर का एनपीएस नहीं है तो कोई भी डिडक्शन अलाउ नहीं। कंफर्म। टैक्स पेड, उसने अभी तक कुछ भी टैक्स पे नहीं किया है एज पर एग्जाम्पल, तो 0। टैक्स लायबिलिटी 0, कंफर्म कर देना है। फिर प्रोसीड करना है, फिर पे नाउ में क्लिक करना है। 0 पे करना है तो हम लोग को प्रोसीड टू प्रीव्यू, फिर डिटेल्स आएगा, ये आपको साइन इन कर देना, प्रोसीड टू वैलिडेशन, खत्म। तो आज हम लोग क्या क्या हम लोग कवर किए, बेसिक जो डिटेल्स एक आईटीआर फाइलिंग के लिए हमको कस्टमर से लेना है, उसका सारा डिटेल्स हम इसको कवर किए। नेक्स्ट हम लोग क्या कवर किए,
एक एक्सेल शीट, जिस एक्सेल शीट में हम लोग का टैक्स रेट, कौन सा कस्टमर का कौन सा हिसाब से टैक्स रेट होगा, इसका हम लोग डिस्कस किए। ओल्ड और न्यू कर स्कीम में क्या अलाउड है, क्या नॉट अलाउड है, ये हम लोग डिस्कस किए। और एक टैक्स प्लानिंग, अगर कोई टैक्स प्लानिंग कर रहा है तो आपको ये इसलिए जानना है कि आगे जाके जब आप कोई टैक्स प्लानर बनेंगे या फिर कोई कस्टमर का मेन इन्वेस्टर बनेंगे आप लोग, आपसे सलाह लेके वो इन्वेस्ट कर रहा है, तो आपको ये चीज पता होना चाहिए कि कौन सा स्कीम में कितना डिडक्शन अलाउड है। जैसे आप लोग सुने इन्वेस्टर बैंकर का नाम, इन्वेस्टर बैंकर क्या काम करता है, आपको कोई आइडिया, एनीवन? तो इन इन्वेस्ट सर कस्टमर इन्वेस्ट को हम्म, हेलो हाँ सर, बोलिए बोलिए। कस्टमर को इन कन्व सर कंपनी का इन्वेस्टमेंट देखता है सर, प्रॉफिट और लॉस। ना बैंकर, इन्वेस्टर बैंकर, ऐसे एक एक इन्वेस्टर बैंकर आपका बहुत बड़ा बड़ा मतलब पोस्ट है ये। एक इन्वेस्टर बैंकर फ्रीलांस भी काम करता है, मैं बोल देता हूँ। हर बैंक में इन्वेस्टर बैंकर का एक पोजीशन होता है। ओके, मेजरली इन्वेस्टर बैंकर आईआईएम, जो लोग एमबीए किए आईआईएम से, वहां से बैंक इन्वेस्टर बैंकर को चूज करता है इंटरव्यू के माध्यम से। इन्वेस्टर बैंकर का काम क्या होता है कि मार्केट से मेजर इन्वेस्टमेंट को लाना, एच एन आई क्लाइंट से, हाई नेट वर्थ जो क्लाइंट होता है एच एन आई बोलते हैं उन लोग को, उन क्लाइंट से पैसा लाना बैंक के लिए। ठीक है, जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, किसका एग्जाम्पल दो, मान लीजिए हम लोग का मुकेश अंबानी। ठीक है, अब मैंने बहुत बड़ा एग्जाम्पल ले लिया है, ठीक है, अब लिए तो लिए, देखते हैं। मान लीजिए मुकेश अंबानी, उनका इनकम तो आप जानते ही है, सब कोई गूगल कर ही लेगा। तो आपको क्या लगता है वो इन्वेस्ट नहीं करता है? 100% करता है इन्वेस्ट, है ना? वो भी इन्वेस्ट करता है। तो उसको इन्वेस्टमेंट का सलाह कौन देता है? उसका पर्सनल असिस्टेंट है, वो सलाह देता है। और उसका पर्सनल असिस्टेंट को जाके स्कीम कौन समझाता है? बैंक से जाके यही इन्वेस्टर बैंकर, कि ऐसा मेरा बैंक का स्कीम है। एक एक इन्वेस्टर बैंकर का सैलरी आप लोग को पता है बैंक कितना देता है उन लोग को सैलरी? किसी का पैकेज होता है 60 लाख, 90 लाख, 1 CR, स्टार्टिंग सैलरी में बोल रहा हूँ। क्योंकि ये जो एच एन आई क्लाइंट होता है, इन लोगों को यही इन्वेस्टर बैंकर जाके समझाता है कि आपको सर इस हमारे बैंक में ऐसा स्कीम है, इस क्या स्कीम में आप पैसा रखिए, आपको टैक्स में ये बेनिफिट मिलेगा। अंडरस्टूड? जैसे कोई कस्टमर का मेडिक्लेम में कितना छूट है, एनपीएस में कितना छूट है, इस सारा कुछ डिडक्शन यहाँ पे है। हाउस लोन पे इंटरेस्ट कितना का छूट है, सारे यहाँ पे डोनेशन, डोनेशन करेंगे तो कितना छूट मिलेगा। जैसे बड़ा बड़ा कंपनी का आप लोग देखिएगा, डोनेशन वो लोग बहुत करता है ना? पीएम सीएम रिलीफ फंड में क्यों डोनेशन करता है? क्योंकि डोनेशन का पैसा पूरा डिडक्टेबल है इनकम टैक्स से, कोई परसेंटेज नहीं। अगर उसने 1 करोड़ किया है तो 1 करोड़ रुपए डिडक्टेबल इनकम से, है ना? तो आपको ये जानना होगा कि कौन सा कस्टमर का कौन सा स्कीम में वो लाभ है। आगे जाके मान लीजिए आज न्यू स्कीम में अभी डिडक्शन नॉट अलाउड है, ओनली एनपीएस। मान लीजिए नेक्स्ट बजट में ही सरकार ने, नेक्स्ट बजट में सरकार ने
ओल्ड स्कीम बंद कर दिया, ओनली एक ही स्कीम रखा, न्यू टैक्स रिजिम, उसमें डिडक्शन अलाउ किया कुछ कुछ। तो आपको फिर ये काम दिक्कत आएगा कि मुझे तो, हम तो डिडक्शन पढ़े ही नहीं है, तो अभी हम नहीं जानते, तो फिर से आपको पढ़ना होगा क्या क्या डिडक्शन होता है क्या नहीं होता है। तो बेटर है आप आज से जान लीजिए क्या क्या डिडक्शन है नहीं है, आगे जाके कभी ना कभी आपको काम में आ ही जाए। ओके, क्योंकि डिडक्शन ऐसा चीज है, ये सरकार कभी बंद नहीं कर सकता है, क्योंकि डिडक्शन को अगर बंद करेगा तो बहुत सारा बैंक, फाइनेंस कंपनी, इंश्योरेंस, इन्वेस्टमेंट, म्यूचुअल फंड, उनका इन्वेस्टमेंट बहुत घट जाएगा। अगर मुझे कोई म्यूचुअल फंड में इन और फिक्स डिपॉजिट में पैसा रख के हमको कोई फायदा नहीं आता है टैक्स में, तो ऑटोमेटिकली मार्केट में जो फ्यूचर एफडी में जो ये पैसा फ्लो होता था मार्केट में, बैंक में, वो घट जाएगा। मान लीजिए 10% ही घटा, 20% ही घटा, तो टोटल आप मान लीजिए टोटल इंडिया में एक बैंक का जितना ब्रांचेस है, जितना एफडी का पैसा आता है, तो टोटल अगर 10% घटा तो कितना पैसा घट जाएगा उसका इन्वेस्टमेंट। और एक बैंक का मेजर इन्वेस्टमेंट क्या है? मेजर इन्वेस्टमेंट है उसका पब्लिक का डिपॉजिट। तो एक बैंक को अपना फंड रोटेट करने के लिए, इसीलिए उसको एक इन्वेस्टर बैंकर हमेशा चाहिए, जो उनको, उनके लिए, बैंक के लिए जॉब करेगा और बैंक के लिए हाई नेट वर्थ क्लाइंट को लेके आएगा। जैसे अगर आप लोग कोई भी, मैं जो जॉब ऑफर भेजता हूँ उसमें से अगर आप लोगों को किसी को भी बैंक में कोई कासा डिपार्टमेंट में काम लग गया, कासा मतलब करेंट अकाउंट, सेविंग्स अकाउंट, तो कासा डिपार्टमेंट का यही काम होता है मेजर कस्टमर को, कि ब्रांच में जो वर्किंग कस्टमर आता है, उसी वर्किंग कस्टमर से इन्वेस्टमेंट लाना बैंक के लिए, है ना। इसीलिए बैंक आपको सैलरी देके बैंक में रखा, इन्वेस्टमेंट लाना पड़ेगा आपको बैंक के लिए। जो लोग ओल्ड, मतलब एज हो गया 60 इयर्स के ऊपर, उन लोगों से फिक्स डिपॉजिट लाना। देखिए अभी स्कीम चलता है हमेशा कि अगर मोर देन 60 इयर्स ओल्ड कोई आदमी अगर पैसा रखता है, तो उनको एक्स्ट्रा 1% बैंक प्रोवाइड करता है इंटरेस्ट रेट, है ना। फॉर ओल्ड सिटीजनशिप रेट ऑफ इंटरेस्ट इज हायर। क्यों देता है? क्योंकि ओल्ड सिटीजनशिप ज्यादा पैसा होता है उन लोगों के पास इन्वेस्ट के लिए, कंपेयर टू एक मिडिल एज कस्टमर। क्यों? क्योंकि जो ओल्ड एज कस्टमर है, उन लोग के पास रिटायरमेंट का पैसा है, पूरा सा जिंदगी भर उन लोग जो पैसा इकट्ठा किया, जमा किया, उसका पैसा है, तो उसके पास इन्वेस्टमेंट का पैसा ज्यादा होता है ना। तो इसलिए बैंक हमेशा सीनियर सिटीजन से इन्वेस्टमेंट का प्रेशर देता है। और इन्वेस्टर बैंकर का काम ही होता है, जो जो बड़ा बड़ा क्लाइंट होता है बैंक का, और जो सीनियर सिटीजन है, उनके पास जाके स्कीम समझा के बैंक के लिए फंड लेके आना। इसीलिए आपको ये सारा चीज जानना होगा, ताकि ये आपके लिए इन फ्यूचर में काम में आए, फॉर द सेक ऑफ अगर आप जॉब करें या फिर आप कोई इंडिविजुअल टैक्स कंसल्टेंट ही बने। टैक्स कंसल्टेंट ही अगर बनेंगे, तो आपको भी आपके क्लाइंट को सलाह देना होगा कि आपको एक म्यूचुअल फंड खोलना होगा अभी, या फिर एक हेल्थ इंश्योरेंस कर लीजिए, आपका टैक्स लग रहा है, या फिर अभी आप एक इन्वेस्टमेंट कर लीजिए, आपका टैक्स लगेगा नहीं। तो टैक्स लगेगा मतलब क्या? टैक्स तो पैसा गवर्नमेंट खा लेगा। तो मान लीजिए आपका आपका 40,000 रुपये टैक्स से लग रहा था, और अगर आपको 50,000 रुपए अगर आप इन्वेस्टमेंट करके, अगर आपको कोई भी टैक्स नहीं लग रहा है, तो फायदा किस में है बोलिए? ऑब्वियसली 50,000 इन्वेस्टमेंट में। इन्वेस्टमेंट है। यस सर। 50,000 इन्वेस्टमेंट में, भाई 40,000 तो मेरा चल ही जाएगा, मैं अगर 50,000 इन्वेस्टमेंट ना करूँ। 40,000 रुपये तो गवर्नमेंट खा ही लेगा टैक्स। इससे अच्छा मैं 10,000 पॉकेट से लगा के मैं 50,000 का इन्वेस्टमेंट कर देता हूँ, वो मेरा आज से कुछ 5 4 5 साल में तुमको रिटर्न तो आएगा पैसा वो।
तो यही सब चीज एज ए टैक्स कंसल्टेंट, या फिर आप कोई बैंक में जॉब कर रहे हैं, या कोई भी टैक्स कंसल्टेंट ऑफिस में आप जॉब कर रहे हैं, तो आपको आपके कस्टमर को वही समझाना होगा कि कैसे, हाउ द प्रोसेस वर्क्स, हाउ द इन्वेस्टमेंट प्रोसेस वर्क्स, हाउ द टैक्स प्लानिंग वर्क्स। ओके।